The force between two bodies the force between two bodies is inversely proportional to the square of the distance between them. यहाँ से दिखाई दे रहा है ना कि जो f है वो इधर न्यूमरेटर में और ये r स्क्वायर यहाँ डिनोमिनेटर में, तो इसी को इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। ये f is inversely proportional to 1 upon f is inversely proportional to r square, ठीक है, ये हो गया। दिस इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर रूल। दिस इज कॉल्ड inverse square root. Consider a planet of mass small m moving with a velocity small m moving with a velocity small v around the sun in a circular orbit around the sun in a circular orbit of radius small r. Circular orbit of radius small r. Full stop. A centripetal force capital F acts on the orbiting planet due to sun capital F acts on the orbiting planet due to sun which is given by F is equal to mv square upon r। अब ये क्या होता है? ये तो हमारे लिए बिल्कुल नई चीज़ है। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये क्या होता है? दो तरीके की फोर्सेस होती हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक लंबी रस्सी ली या कोई धागा लिया, उसके एक कोने को हमने हाथ से पकड़ लिया और दूसरा जो कोना है दूसरे कोने पर हमने कोई पत्थर बांध दिया या बॉल बांध दिया और उसको पकड़ के हमने ऐसे 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 घुमाना चालू कर दिया। ठीक है, तो कितनी देर तक घुमा सकते हैं? 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट बस। उसके बाद तो हाथ में दर्द हो जाएगा, थक जाएंगे, हम कभी रुक जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसको घुमाते ही चले जाएंगे। तो हाथ में दर्द हो गया, हमें थकान हो गई, ऐसा क्यों हुआ?
ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि कंटिन्यूसली आपने उसको रोक रखा है, यानी कि कंटिन्यूसली आपने उस पर एक फोर्स लगा रखी है। अगर आप उसको ऐसे घुमाते जाओगे और छोड़ दोगे तो इसका मतलब क्या है कि वो वहाँ से निकल लेगा, ठीक है। वो कहीं जाकर गिरेगा या कहीं किसी के सर पर लगेगा, कुछ भी है ना, तो वो चला जाएगा वहाँ से, और पत्थर भी जाएगा, पत्थर के साथ जो आपने धागा बांध रखा है वो धागा भी उड़ता हुआ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक फोर्स लगा रखी थी आपने जो सेंटर की तरफ खींच के रख रही थी उस सर्कुलरली मूविंग स्टोन को। तो हम ये कहते हैं कि जब भी कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में जब भी कोई चीज़ होती है सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन में जब भी कोई स्टोन है, जैसे मान लीजिए ये, ठीक है, तो उस पर दो तरीके की फोर्सेज लगती हैं। एक फोर्स लगती है अंदर की तरफ, दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक फोर्स लगती है बाहर की तरफ, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर ये बाहर वाली फोर्स ना हो तो हमारे हाथ में दर्द ही नहीं होगा, क्योंकि एक फोर्स है जो उसको लगातार बाहर की तरफ खींच रही है। वो बाहर भागना चाह रहा है, जो पत्थर है, आप उसको गोल 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 घुमाए जा रहे हो, वो बाहर निकलना चाह रहा है, बाहर जाना चाह रहा है, आपने उसको रोक रखा है, तो आपने उसको बीच में पकड़ रखा है, तो इसका मतलब आपने उस पर एक फोर्स लगा रखी है, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। एक फोर्स होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इन दोनों फोर्सेज ने एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल से अभी हमको कोई मतलब नहीं, हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब ये हाथ का और पत्थर का एग्जाम्पल नहीं है, यहाँ पर है एक प्लैनेट और यहाँ पर है सन। तो न्यूटन की बात कर रहे हैं, न्यूटन ने ही ये इनवर्स स्क्वायर रूल दिया था, तो न्यूटन की बात कर रहे हैं। तो न्यूटन जो है उसने ये कहा था कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं, ठीक है ना। केपलर ने क्या बोला था? एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में घूमते हैं। इसने बोला था कि सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं, तो इसलिए मैं सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आगे चलते हैं। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी एक वैल्यू होती है फिक्स, mv²/r। m क्या हो गया? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर m क्या हो जाएगा? मास ऑफ द प्लैनेट। v क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट। और r क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द प्लैनेट, ठीक है। तो सन एंड द प्लैनेट, तो दो ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? एक है सन और एक हो गया प्लैनेट, तो दो ऑब्जेक्ट्स, मास m1 m2। f इज इक्वल टू mv²/r। ये होती है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। सिंस मास ऑफ द प्लैनेट इज कांस्टेंट, since mass of the planet is constant, so f is directly proportional to v²/r। वेलोसिटी चेंज हो सकती है, रेडियस चेंज हो सकता है, लेकिन अगर प्लैनेट है उसका मास जो है वो चेंज तभी हो सकता है या तो उस प्लैनेट पर कोई चीज़ आकर और जुड़ जाए, उसका मास बढ़ जाएगा, या फिर वो प्लैनेट ही टूट जाए तब उसका मास कम हो जाएगा, नहीं तो मास कांस्टेंट है। तो उसको हटा दिया, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²/r। नाउ if the planet takes time capital T, if the planet takes time capital T to complete one revolution, अराउंड द सन। वन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? एक रिवॉल्यूशन में उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा? 2πr, ठीक है। तो v इज इक्वल टू 2πr अपॉन कैपिटल T। हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर ये जो डिस्टेंस, अगर ये जो रेडियस है ये r है, तो वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में अगर उसको टाइम t लग रहा है तो उसकी डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा? उसके सर्कमफ्रेंस के बराबर। तो डिस्टेंस इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, v इज इक्वल टू 2πr अपॉन कैपिटल T। ये आ गया। हियर द फैक्टर y is constant, so
दिया। नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो v का स्क्वायर हो जाएगा इधर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। इधर मल्टीप्लाई भी कर दीजिए r से और डिवाइड भी कर दो r से, r इंटू 1 अपॉन r, ये कर दीजिए। इससे क्या होगा, v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब अपॉन t स्क्वायर इंटू 1 अपॉन r, ये होगा। ऐसा क्यों कर रहा है? Now, by Kepler's third law, of planetary motion. Now, by Kepler's third law of planetary motion, r cube upon t square is constant. तो कांस्टेंट है तो उसको ड्रॉप कर दो, डी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, या फिर बी स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। यहाँ तक समझ गए? ठीक है। केपलर के 3 लॉ करे थे, सिर्फ स्टेटमेंट उनका हमने करा था, तो उसमें ये था कि r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर एक कांस्टेंट होता है। ठीक है। तो वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। ठीक। अच्छा, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो लीजिए 1, putting this value और v स्क्वायर इन 1, तो क्या हो जाएगा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन r। बी स्क्वायर अपॉन r को ऐसे लिख दिया ना, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन r, और बी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। तो बी स्क्वायर की जगह आपने 1 अपॉन r लिख दिया। आप ये कहेंगे बी स्क्वायर 1 अपॉन r के इक्वल थोड़ी है, बी स्क्वायर तो मतलब कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तब आएगा 1 अपॉन r के इक्वल। तो हम ये कहेंगे ठीक है कांस्टेंट आएगा, तो वो कांस्टेंट भी तो बाद में हम हटा देंगे उसको प्रोपोर्शनल साइन दिखाने के लिए, तो इसलिए हमने डी स्क्वायर की जगह सीधा 1 अपॉन r रख दिया, और यहाँ एक 1 अपॉन r पहले से ही था। f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। तो इस तरह से न्यूटन ने इनवर्स स्क्वायर रूल जो है वो डिफाइन करा। समझ गया? 2 इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, एक तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, दूसरा r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, उसने केपलर का थर्ड लॉ भी यूज़ करा था प्रूव करने के लिए। ठीक है। ये एक्चुअली ना, ये जो इन्वर्स स्क्वायर रूल है ये सिलेबस में है नहीं। अब अगर तुम्हारे यहाँ पर करवाया है या करवाएं तो देख लेना, वैसे अगर होता तो नहीं करवा देते, कोई बात नहीं, वो पढ़ा होगा तुमने शायद, ज़रूरी नहीं है। बेटा तो सभी ने नोट कर लिया तो ठीक है। चलिए, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम आगे कंटिन्यू करेंगे।